नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे ये विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आतंकवाद से जुड़ी एक प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की जताई प्रतिबद्धता। भारतीय नौसेना में आज शामिल होगा युद्धपोत INS तमाल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से होगा लैस। रूस के कलिनिंग्राड में होगा समारोह। विदेश से मिलने वाला होगा अंतिम युद्धपोत। दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। AI कैमरों से होगी पहचान। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हाहाकार। अगले कुछ घंटों में शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, सिगन और ऊना में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। यूरोप के कई हिस्सों में भीषण लू का कहर। अधिकारियों ने हीट वेव और जंगलों में आग लगने का अलर्ट किया जारी। फ्रांस में 68 जगहों पर अलर्ट जारी। ब्रिटेन में पारा बढ़ने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। बैठक में मंत्री हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति, वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आगामी क्वाड लीडर समिट के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की साझा सोच को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों और प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का विषय था आतंकवाद की मानवीय कीमत। इसके माध्यम से संदेश दिया गया कि आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, साथ साथ इसे किसी भी छद्म रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान विदेश मंत्री ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पहलगाम हमले की निंदा किए जाने की भी सराहना की। Terrorism is one of the gravest threats to humanity. 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. We have since seen that happen. The message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. और अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत की भूमिका की प्रशंसा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों को भी रेखांकित किया और कहा कि ये संबंध आगे भी मजबूत बने रहेंगे। ये टिप्पणी एक ऐसे समय में आई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक प्रमुख रणनीतिक समूह है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला, समावेशी, लचीला और समृद्ध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक और बेहद शक्तिशाली युद्धपोत तमाल आज मिलने जा रहा है। ये युद्धपोत जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। युद्धपोत तमाल में वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये उन्नत
100 मिलीमीटर गन, अत्याधुनिक सिस्टम, हैवीवेट टॉर्पीडो और त्वरित हमला करने वाले एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लैस है। तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र की युद्ध में इस्तेमाल होने वाली पौराणिक तलवार से प्रेरित है। ये भारतीय और रूसी युद्धपोत निर्माण की सर्वोत्तम तकनीकों का प्रतीक है। ये भारत रूस की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को भी और सुदृढ़ करेगा। कमीशन के बाद ये जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होकर भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। और अब अगली खबर, निर्वाचन आयोग ने बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इस सूची में करीब 5 करोड़ मतदाताओं का विवरण शामिल है। इस सूची में की उपलब्धता से बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण में बहुत आसानी होगी। सूची में दर्ज 4,96,000 लोगों को अपने और अपने माता पिता के लिए कोई दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल 2003 की मतदाता सूची से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना होगा। मतदाता और BLO दोनों ही इन विवरणों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। 2003 की मतदाता सूची सभी BLO के पास हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध होगी। साथ ही साथ वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है और अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करते समय दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग कर सकता है। इससे कुल मतदाताओं में से लगभग 60% को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है, वो अपने माता पिता या फिर पिता के लिए कोई भी दूसरा दस्तावेज देने के बजाय 2003 की मतदाता की सूची का उपयोग कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हर चुनाव से पहले इस सूची का पुनर्निरीक्षण जरूरी है। और तेलंगाना के सांगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर 35 हो गई है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि शक्तिशाली विस्फोट के कारण औद्योगिक संरचना ढहने से ये हादसा हुआ। विस्फोट की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और NDRF, SDRF और अन्य बचाव दल की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव शुरू किया गया। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज घटनास्थल का दौरा करने के साथ साथ हादसे का आकलन करेंगे और घायलों से मुलाकात भी करेंगे। और दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। जी हां, ये कदम राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCD कर्मचारियों के साथ मिलकर योजना तैयार की है। चिन्हित किए गए 350 पेट्रोल पंपों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि ANPR कैमरों या फिर फिलिंग स्टेशनों पर लगाए गए ऐसे अन्य उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले सभी EOL वाहनों को आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। EOL वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए ईंधन स्टेशनों पर परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़े AI कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़ेंगे, ओवरेज वाहनों की पहचान करेंगे और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सतर्क करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करके सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए और दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि EOL वाहनों को ईंधन की आपूर्ति करते पाए जाने वाले पेट्रोल पंप मालिकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज। MBH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। सभी मसाले MBH। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India,
ICAI proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence. With Vishwasniya as the guiding light, the ICAI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 p.m. onward. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है और शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, सिकन और ऊना में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने अगले कुछ घंटों के लिए यह आशंका जाहिर की है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के माध्यम से नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया अभियान देश के विकास और प्रगति को नया आकार दे रहा है। पीएम मोदी के प्रयासों से शुरू हुए इस अभियान से भारत के डिजिटल क्षेत्र में नई क्रांति आई है। वर्ष 2015 में शुरू हुए डिजिटल क्रांति लगभग हर नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल हुई हैं। दरअसल पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य बेहद सरल था, हर भारतीय के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इस अभियान के शुरू होने के बाद भारत डिजिटल क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलावों का साक्षी बना है। पिछले 10 सालों में भारत के डिजिटल इंडिया अभियान के सफर पर नजर डालें तो साल दर साल इसने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान में पिछले 10 वर्षों का सफर में पीएम मोदी ने 2015 में डिजिटल अभियान की शुरुआत की, जिसमें वर्ष 2016 में मनी ऐप के लिए भारत इंटरफेस की शुरुआत की गई। वहीं व्यापार में पारदर्शिता के लिए वर्ष 2017 में जीएसटी को लॉन्च किया गया। वर्ष 2018 पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए आरोग्य सेतु अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय भाषाओं को सुगमता से जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2021 में पीएम मोदी द्वारा उमंग की शुरुआत हुई। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय भाषा ट्रांसमिशन की शुरुआत की गई। भारत ने वर्ष 2023 में G20 की मेजबानी की। वर्ष 2024 में भारत ने ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन किया। देश में जहां 2014 में इंटरनेट कनेक्शन महज 25.15 करोड़ था, वहीं यह आंकड़ा अब 96.96 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं एक दशक के दौरान 4.74 लाख 5G टावर लगाए गए हैं, जो 99.6% जिलों को कवर करते हैं। डिजी लॉकर के 53.92 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। उमंग 23 भाषाओं में 2300 सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 11.74% का योगदान था। वहीं 2024-25 में 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इंडिया ने पूरे देश में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार लगभग हर गांव तक पहुंच चुका है। भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2024 में 120 करोड़ से अधिक हो गए, जबकि टेली घनत्व अक्टूबर 2024 तक 75.23% से बढ़कर 84.49% हो गया। पिछले एक दशक में शहरी कनेक्शन 555.23 मिलियन से बढ़कर 661
3.36 मिलियन हो गए और ग्रामीण कनेक्शन 377.78 मिलियन से बढ़कर 527.34 मिलियन हो गए। अप्रैल 2025 में एक महीने में 24.77 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 1867.7 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन किए गए। लगभग 460 मिलियन लोग और 65 मिलियन व्यापारी यूपीआई का उपयोग करते हैं। ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2023 में वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% संभाला। यूपीआई अब 7 से अधिक देशों में लाइव है, जो वैश्विक डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश को बढ़ावा दे रहा है। आधार आधारित eKYC प्रणाली ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाएं दोनों में प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की है। इसने सत्यापन को तेज बनाया, कागजी कार्रवाई को कम किया और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई। अप्रैल 2025 तक 142 करोड़ आधार आईडी तैयार की जा चुकी है। डीबीटी कल्याणकारी भुगतानों को सीधे वितरित करने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार का उपयोग करता है। इसने सरकार को 2015 से मार्च 2023 के बीच 3.48 लाख करोड़ से अधिक की बचत कराई। मई 2025 तक डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं। 5.87 करोड़ से अधिक अयोग्य राशन कार्ड और 4.23 करोड़ डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गए, जिससे कल्याणकारी प्रणाली अधिक लक्षित और पारदर्शी बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आज पूरा देश डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। एक दशक बाद हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर भारत ने डिजिटल भुगतान में कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इस पहल से लाभ हुआ है। ये धागा परिवर्तन और इसके पैमाने की एक झलक पेश करता है। और किसानों को खेत में पानी मुहैया करवाने के लिए आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। कृषि सिंचाई योजना का किसानों को पिछले एक दशक में काफी कुछ लाभ मिला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नए भारत में खेती की सफलता केवल मानसून पर नहीं बल्कि स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर हो, इसी सोच के साथ 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना और जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा देश भर के गांवों में जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कम पानी में ज्यादा उत्पादन संभव हो सके। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,259.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। वर्ष 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के माध्यम से 96.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत कवर किया है। इस योजना के तहत सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। यही कारण है कि देश भर के गांवों में यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में मददगार साबित हो रही है। ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से जब हम पानी लगाते हैं तो जितना पानी चाहिए हम उतना पानी लगा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत डिम योजना लाई है, जिसे फव्वारा से पानी कम पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। उससे पानी की भी बचत होती है और सिंचाई भी अच्छे होते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पहले भारत में 54% कृषि भूमि असिंचित थी और किसान सिंचाई के लिए वर्षा जल पर ही निर्भर थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों की सिंचाई समस्याओं को हल करने के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना है, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सूक्ष्म सिंचाई एक ऐसी तकनीक साबित हुई है जिसने भारत में किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली में कमिश्नरेट दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में विशेष परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की समीक्षा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की। इस परेड में उपराज्यपाल के साथ साथ दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा भी उपस्थित थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है और इस दिन पूरा देश चिकित्सा जगत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर्स डे पर सभी मेहनती डॉक्टरों को शुभकामनाएं। हमारे डॉक्टरों ने अपनी निपुणता और परिश्रम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी करुणा की भावना भी उतनी ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। वे वास्तव में स्वास्थ्य के रक्षक और मानवता के स्तंभ हैं। भारत के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने में उनका योगदान वास्तव में असाधारण है। और आज से सरकार कई एक बड़े बदलाव कर रही है। रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग के बदलाव के साथ साथ पैन कार्ड के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। सरकार ने आज से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। तो वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने कहा है कि सरकार के इस कदम से टैक्स कंप्लायंस और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए एक वैध ID कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लगता था, लेकिन आज से बिना आधार के अब पैन कार्ड नहीं बन सकेगा। आज नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी है और इस दिन देश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को CA दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी सटीकता और विशेषज्ञता हर संगठन के लिए आवश्यक है। अनुपालन और पारदर्शिता पर जोर देकर वे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। किसी भी संस्था के सफल संचालन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो दक्षिण यूरोप और ब्रिटेन इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। राजधानी लंदन में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कल स्पेन और पुर्तगाल में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं इटली और फ्रांस में हीट वेव से निपटने के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और फ्रांस में बढ़ते तापमान के कारण कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पेरिस समेत 16 इलाकों में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 68 जगहों के लिए आग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पारा बढ़ने के कारण फ्रांस के जलवायु मंत्री ने इसे अभूतपूर्व स्थिति बताया है। इस बीच फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी में स्थित ऑड इलाके में जंगलों में आग लग गई। आग की जद में 400 हेक्टेयर का इलाका आ गया। आग लगने के कारण कैंप साइट और एबे को खाली कराना पड़ा। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस पर पूरी तरह से नियंत्रण करना बाकी है।
वहीं तुर्की में कई एक जगहों पर जंगल में लगी आग से प्रभावित इलाकों में 50,000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इज़मिर इलाके से सबसे ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात कर लेते खेल की। तो एशियाई खेलों में पदक विजेता पैदल चाल एथलीट मंजू रानी की नजर आगामी प्रतियोगिताओं में अपने बेहतरीन प्रदर्शन पर टिकी है। मंजू रानी मानती हैं कि पिछले कुछ सालों में खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ रेस वॉक एथलीट अंजू रानी मौजूद हैं, जो कि बेंगलुरु स्थित साइज सेंटर में ट्रेनिंग ले रही हैं और अगले एशियाई खेलों के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। एशियन गेम्स में आप पहले मेडल जीत चुकी हैं, अभी अगले साल एशियन गेम्स आयोजित होने वाले हैं, उसको लेकर तैयारी भी चल रही है। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और आगे रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप है 2026 में फरवरी की, उसकी तैयारी, और फिर आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, उन्हीं की लेके तैयारी चल रही है अभी, और अच्छी चल रही है। अभी फॉरनर कोच ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं, वो भी फॉरनर कोच अच्छे ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो उनके साथ रह के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं बेंगलोर में। अच्छा मंजू, हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं खिलाड़ियों को, ग्राउंड लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे डाइट हो, चाहे अन्य तरह की जो सुविधाएं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सर, यहाँ मैं काफ़ी टाइम लंबे समय से हूँ इधर, तो इधर सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे हम एक इंटरनेशनल कंपटीशन जाते हैं तो वहाँ भी हम ये चीज़ें सारी हमको वहाँ प्रोवाइड होती हैं, तो यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी है ताकि हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ अच्छा है। सबसे बड़ा तो एथलीट के लिए होता है डाइट अगर अच्छी है तो सारी चीज़ ही अच्छी है। तो यहाँ की डाइट है जो वो एक नंबर है। जैसे जैसे बजट बढ़ रहा है वैसे वैसे ही फैसिलिटी बढ़ रही हैं, और आगे भी भारत सरकार और बजट करेंगे तो इससे भी ज़्यादा फैसिलिटी हमको मिलेगी। मंजू, टॉप्स की तर्ज पर ही एशियन गेम्स ग्रुप स्कीम की शुरुआत की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं और ये जो स्कीम है ये आप जैसे खिलाड़ियों को और बेहतर बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाएगी? सर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएगी, क्योंकि पीछे एशियन गेम में बहुत सारे मेडल थे, 107 मेडल थे। तो इस स्कीम से हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पहले इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अगर ये स्कीम और आएगी तो हमारे 200 से 300 के पार एशियन गेम में मेडल होंगे, क्योंकि हमें मतलब हर जो पैसा सरकार हमें दे रही है वो अच्छी तरह से यूज हो रहा है और उसका हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से सरकार खिलाड़ियों के साथ है और खिलाड़ियों का भी यही मानना है कि वो अपना हर तरह से अपना जो है बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद के प्रदर्शन को सामने रखा जाए और देश को पदक दिलाया जाए। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, बेंगलोर।